नमस्कार। हुकूमत 2019 में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आज हुकूमत में बात होगी दलितों की और दलितों पर हो रही सियासत की। चूंकि कई पार्टियां बनी जो अंबेडकर को प्रतीक मानकर दलितों का वोट लेती आती रही और इस बात का जिक्र करती रही कि उन्हीं की पार्टी में दलितों का हित होगा। लेकिन सवाल यह है कि दलितों की बात आज से नहीं, बहुत पहले से हो रही है, महात्मा गांधी के जमाने से। लेकिन क्या आज भी दलितों की स्थिति बदली है या वही स्थिति है जो पहले हुआ करती थी? इसका जवाब यह है कि बहुत हद तक तो नहीं बदली है। आज हुकूमत 2019 में दलितों पर हो रहे सियासत की ही बात होगी। तो बने रहिए हमारे साथ आप। देश की राजनीति में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द दलित ही है। लोग दलितों को लुभाते हैं। वो कहते हैं हम आपके हित के लिए काम करेंगे, हम आपको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ऐसा प्रॉमिस तो वो करते हैं, लेकिन यकीन मानिए दलितों का हित आज तक किसी ने नहीं साधा। लोगों ने वोट बैंक की तरह उनका इस्तेमाल किया और जब चुनाव खत्म हो जाता है, वो जीत जाते हैं, तो वो दलित को भूल जाते हैं। भारतीय राजनीति में दलित शब्द कई दशकों से खूब प्रचलित रहा और इस शब्द का इस्तेमाल करके राजनीतिक दलों ने दलितों का वोट भी खूब लिया। लेकिन जितना ज्यादा दलित शब्द को याद किया गया, उतना ज्यादा दलितों को याद नहीं किया गया। दलित हर चुनाव में वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते रहे और चुनाव के बाद उनको भुला दिया गया। चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी या फिर दलितों के नाम पर सियासत करने वाली बहुजन समाज पार्टी, हर पार्टी ने दलितों के नाम पर खूब राजनीति की। लेकिन दलितों के हालात बदलने पर किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होता तो शायद दलित शब्द का इस्तेमाल इतना ज्यादा आज नहीं हो रहा होता जितना कि नेताओं की हर रैली में किया जा रहा है। एक समय था जब दलित कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करते थे। कांग्रेस ने दलितों का वोट बैंक लेने के लिए बाबू जगजीवन राम को बड़े पद पर बैठा रखा था और जगजीवन राम के सामने उनके प्रतिद्वंदी थे डॉक्टर अंबेडकर। कई दशकों तक कांग्रेस दलितों का वोट थोक के भाव लेती रही और दलित भी आंख मूंद कर कांग्रेस को अपना तारणहार समझकर वोट देते रहे। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर दलितों में राजनीतिक चेतना भर रहे थे। अंबेडकर के समय में दलित समाज में उतनी राजनीतिक चेतना तो नहीं आ पाई, लेकिन उनके निधन के बाद दलित भी राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय हो गया और समय समय पर उसने राजनीतिक चेतना भी दिखाई। जो दलित एक समय में कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था, उसने समय बदलने के साथ साथ कांग्रेस से किनारा करना शुरू कर दिया और हर राज्य में अपनी सुविधा के मुताबिक पार्टियों को वोट देता रहा। लेकिन किसी पार्टी ने दलित को सशक्त बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी के उस स्वरूप को ध्यान रखती है कि अंबेडकर जी ने जो कहा था और जो संविधान के निर्माता के रूप में जो उनकी एक साख हिंदुस्तान में, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर वोट नहीं मांगती। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों, अपने क्रियाकलापों और अपनी जो विचारधारा है उसके आधार पर वोट मांगती है। और जो लोग अंबेडकर को एक जात में बांध के वोट मांगते, जनता उन्हें लगातार निराश कर रही है। 90 के दशक तक तो यूपी में दलित वोट कांग्रेस को मिलता रहा, लेकिन जब काशीराम ने बसपा का गठन किया तो दलित कांग्रेस का दामन छोड़कर बसपा के साथ जुड़ गया। उसी दौर में दलितों में इतनी ज्यादा राजनीतिक चेतना जागी कि मायावती को प्रधानमंत्री तक बनाने का सपना देखने लगे। 3 बार मायावती दलित वोट बैंक के सहारे सत्ता तक पहुंची और चौथी बार जब मायावती ने बेहतर सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया तो पूर्ण बहुमत से यूपी में सरकार बना ली। मायावती खुद दलित समुदाय से हैं, इसलिए पूरे देश के दलितों में आत्मविश्वास जागा और वो बसपा के साथ जुड़ते चले गए। कुछ ही समय में
बसपा भी अपने दलित वोट बैंक के सहारे क्षेत्रीय से राष्ट्रीय पार्टी बन गई। यूपी में जितने उत्साह के साथ दलित मायावती से जुड़े थे, उतनी ही तेजी से माया से दलितों का मोह भंग हो गया और 2012 में दलित वोटों में बिखराव हो गया और मायावती सत्ता से बाहर हो गईं। 2017 में भी माया को दलितों का साथ नहीं मिला और ये सिलसिला 2014 तक जारी रहा। राजनीति में दलित शब्द शुरुआत से ही प्रचलन में रहा है, लेकिन जिस शब्द का इस्तेमाल इतना ज्यादा हुआ, उतना दलितों के असल मुद्दे को दूर करने में ध्यान नहीं दिया गया। इन्होंने देश के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है और लोग अपने अपने हिसाब से इनको मानते हैं और जानते हैं। अगर कोई अपना कॉपीराइट समझता है तो वो गलत है, क्योंकि वो सबके लिए है। देश के संविधान को बनाने में उन्होंने सबसे श्रेष्ठ भूमिका निभाई है और आज सब लोग उनकी योग्यता के कायल हैं और उनके किए हुए कार्यों के प्रति सब लोग प्रशंसक हैं। इसलिए कोई आदमी ये कहे कि हमारे ही बाबा साहब और किसी के नहीं हैं, तो ये उसकी भूल है। बाबा साहब सबके हैं और बाबा साहब ने सबका कल्याण किया। अब लोकसभा चुनाव में भी हर जगह दलित शब्द सुनने को मिल रहा है और फिर से दलितों का थोक के भाव वोट लेने की तैयारी है। हर दलित अपनी चुनावी रैली में दलितों का जिक्र कर रहा है, लेकिन उनके गंभीर मुद्दों पर कोई बात नहीं हो रही है। कोई दलितों का रिश्ता हनुमान जी से जोड़कर दलितों को गौरवान्वित कर रहा है, तो कोई बाबा साहब को दलितों का मसीहा बताकर दलित वोट साधने की जुगत में है और कई दलितों के साथ दूसरे समुदाय का वोट बैंक जोड़कर अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में है। दलित शब्द तो खूब इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन दलितों को रोजगार और उनकी शिक्षा पर कोई बात नहीं हो रही है। दलितों को अपने पक्ष में करने के लिए सभी राजनीतिक दल तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कोई दलितों के उत्थान की बात कर रहा है तो कोई आरक्षण की, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि चुनावी समय में दलितों के उत्थान की बात तो की जाती है, लेकिन अभी तक उत्थान क्यों नहीं हुआ। कैमरामैन गिरीश के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। देश के सियासत में दलित सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह गया है। भारतीय जनता पार्टी, बसपा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी दलितों के नाम का इस्तेमाल तो खूब करते हैं, लेकिन उनकी फिक्र सिर्फ इन दलों को चुनाव तक होती है, या जीतने तक या फिर जिताने तक। देश की सियासत में दलित सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया है। हर पार्टी ने दलितों को वोट बैंक की तरह खूब इस्तेमाल किया। देश के हर दल ने दलितों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल तो किया, लेकिन पॉलिटिक्स में दलित पावरफुल नहीं हो पाए और हर पार्टी में दलित थोक के भाव में वोट बैंक की तरह इस्तेमाल होते रहे। कई दशकों तक कांग्रेस ने दलित हितैषी होने के नाम पर वोट बटोरे। धीरे धीरे कांग्रेस से दलितों का मोह भंग हुआ और दलित मतदाता अलग अलग राज्यों में पार्टियों में बंटकर वोट देते रहे, लेकिन दलितों के हक की लड़ाई लड़ने का दावा करने वालों ने भी दलितों से दूरी बना ली और सियासत में दलित सिर्फ वोट बैंक बनकर रह गया। चुनाव के टाइम में होता है, हर पार्टियां B.R. अम्बेडकर को अपना बिल्कुल करीबी बता करके वोट लेना चाहती हैं, लेकिन वोट लेने के बाद उनकी तरक्की के लिए कोई बहुत अच्छे तरीके से कोई अमली जामा नहीं पहनाता कि उनकी तरक्की हो, वो आगे बढ़ के समाज में एक अच्छी, सम्मानजनक और आगे तरक्की वाली जिंदगी जी सकें। दलितों को लुभाने के लिए कभी अम्बेडकर के प्रति प्रेम दिखाकर पार्टियों ने वोट लिया, तो कभी दलितों के बीच से किसी नेता को बड़े पद पर बैठाकर राजनीतिक दलों ने अपने हित साधे। सच्चाई यह है कि दल चाहे कोई भी हो, लेकिन किसी ने भी सत्ता में रहने के दौरान दलितों को देश और समाज की मुख्य धारा में शामिल कराने के लिए गंभीरता से कोई काम नहीं किया। दलितों की दशा और दिशा सुधारने की अगर सही तरीके से कोशिश की गई होती, तो आज शायद भारतीय राजनीति में दलित सिर्फ वोट बैंक बनकर नहीं रह जाता। चाहिए जो विकास का काम होना चाहिए, उस तरीके से दलित भाइयों का विकास नहीं हो पाया। दलितों को हर दल ने सत्ता स्वार्थ का मोहरा बनाकर खूब इस्तेमाल किया।
विकास और बदलाव की सच्चाई से दूर दलितों को सिर्फ वोट बैंक समझकर सत्ता तक पहुंचा गया। दलितों को हर दल ने अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल किया और वोट लेने के बाद उनको वहीं पर छोड़ दिया। हर चुनाव में दलित के मुद्दे गूंजते तो खूब हैं, लेकिन सरकार में आने के बाद कोई पार्टी उनका समाधान नहीं कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। भारतीय राजनीति में जातियों ने हमेशा गोलबंदी की भूमिका निभाई। दलित और पिछड़ा इस शब्द का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। पार्टियां जब चुनाव आता है तो दलित और पिछड़े शब्द का इस्तेमाल करती हैं, वोट लेती हैं और दलित और पिछड़ों के भले के लिए बातें करती है। लेकिन इनकी राजनीतिक भूमिका क्या है? ये कैसे लोगों को सत्ता तक पहुंचाते हैं या लोगों का खेल बिगाड़ते हैं? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए आप। सत्ता के लिए अंबेडकर की पूजा, राजनीतिक दलों ने की बाबा की पूजा। 14 अप्रैल को सबको याद आए बाबा साहेब। सभी दलों ने दी जयंती पर दस्तक। देश में जातीय गोलबंदी के आधार पर चुनावी रण में जाने वाले राजनीतिक दल अपनी चुनावी नैया पार करने के लिए पूजा और देवता दोनों बदलने से गुरेज नहीं करते। सियासत में जाति को लेकर छिड़ी बहस, जाति के तड़के से कोई अलग जाना नहीं चाहता तो उसकी बड़ी वजह है भी कई। देश में जातीय गोलबंदी की जो राजनीति हो रही है उसमें विकास का मुद्दा कहने को तो ठीक लगता है, लेकिन चुनावी फतेह के लिए काम नहीं आता। राजनीतिक दलों को ये बात बेहतरीन तरीके से पता है कि जब तक जाति के भजन को जोर से नहीं गाया जाएगा तब तक लोकतंत्र में जीत का फल मिलेगा नहीं। 14 अप्रैल को सभी राजनीतिक दलों ने इसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी और जमकर अंबेडकर का गुणगान किया। बाबा की याद सबको इसलिए भी ज्यादा आई क्योंकि चुनाव 2019 का रण शबाब पर है और इस समय अगर सही भगवान की पूजा नहीं की गई तो उनके अनुयायियों का नाराज होना लाजमी है। और फिर बात बनेगी कैसे? इसकी एक नहीं कई वजहें हैं। दरअसल जाति की राजनीति के बगैर जीत होगी नहीं, ये सभी दलों को पता है। 2014 में हुए चुनाव में मोदी लहर का असर सबको कुछ इस तरह से दिखा था कि देश विकास के जिस रंग को गढ़ रहा था वो विकास की नई बुलंदी पर देश को लेकर जाएगा। बाबा साहब ने जो समाज को दिया है, जिसमें विशेष रूप से वंचित और पिछड़े तबकों को मुख्य धारा में लाने की बात उन्होंने की। और कभी बाबा साहब और राम मनोहर लोहिया जी ने सामाजिक न्याय का सपना साथ मिलकर देखा था और आज उसी सपने को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी लगातार प्रयासरत हैं और इसी दिशा में महागठबंधन एक कदम है और महागठबंधन देश के महापरिवर्तन के लिए है। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का एकदम स्पष्ट मानना है कि सामाजिक न्याय से ही महापरिवर्तन संभव है। देश में दलितों के समर्थन में बीजेपी और कांग्रेस की पलटती किस्मत ने दलित नायक भीमराव अंबेडकर की विरासत को कब्जाने की होड़ को जन्म दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिस गंभीरता से दलित वोटों के पीछे है वो बीते दशक के दौरान अंबेडकर पर पार्टी के यू टर्न है। मोदी सरकार ने भारत के सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने में अंबेडकर के योगदान का उत्सव मनाने के लिए सिलसिलेवार कार्यक्रमों की शुरुआत की है। आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर भी अंबेडकर के सम्मान में अल्टीमेट यूनिफायर यानी कि सबको एक करने वाला कह चुका है। दलितों का विकास होना चाहिए क्योंकि ये बहुत दबे कुचले हैं। इनका आरक्षण भी जो मिल रहा है, आरक्षण में भी इनको बहुत अच्छे तरीके से इनकी तरक्की नहीं हो पा रही है। जबकि चाहिए राजनीतिक पार्टियों को कि अगर दलित समुदाय को आगे तरक्की देंगे तभी इस देश के अंदर जो है वो दलित समाज मजबूत होकर के आगे आएगा। तो 2019 के लिए भाजपा और कांग्रेस के बाद उत्तर प्रदेश में सपा बसपा गठबंधन भी दलित वोट बैंक को पकड़ने में जुट गया है। जो दलित वोट कभी कांग्रेस की पूंजी हुआ करता था और उसे मंडल कमीशन के बाद क्षेत्रीय राजनीतिक दलों ने अपना मूल आधार माना था और 2014 में बीजेपी जिसके बूते सत्ता में आई थी उसकी इबादत अब हर कोई कर रहा है। 2019 फतेह के लिए कोई भी दलित वोट से अदावत नहीं लेना चाहता। यही वजह है कि सभी दल भीमराव अंबेडकर की पूजा से अपनी झोली में मनचाहा फल लेने की कवायद में जुट गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हुकूमत 2019 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। हुकूमत 2019 जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद।
भारतीय राजनीति में जातियों ने हमेशा गोलबंदी की भूमिका निभाई। दलित और पिछड़ा इस शब्द का इस्तेमाल बहुत लंबे समय से होता आ रहा है। पार्टियां जब चुनाव आता है तो दलित और पिछड़े शब्द का इस्तेमाल करती हैं, वोट लेती हैं और दलित और पिछड़ों के भले के लिए बातें करती है। लेकिन इनकी राजनीतिक भूमिका क्या है? ये कैसे लोगों को सत्ता तक पहुंचाते हैं या लोगों का खेल बिगाड़ते हैं? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए आप। राजनीति का असली रंग उस समय ज्यादा चटक दिखता है जब लोकतंत्र के महापर्व का मेला चल रहा हो। विकास को अपना धर्म बताने वाली राजनीति, उसे करने वाले राजनीतिक दल जाति और धर्म के कई मापदंड खड़े कर सियासत में सब कुछ भजाने में जुट जाते हैं। ये आज की बात नहीं है। देश में जब लोकतंत्र आया और उसे चलाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था ने चोला पहना तो उसके रंग भी कई तरह के हो गए। भारतीय लोकतंत्र ने जब अपने स्वरूप को लिया था और सबके सपनों का हिंदुस्तान विकास की अंगड़ाई ले रहा था, तभी सियासतदानों ने जाति का दाना डालकर अपनी दुकान का शटर खोल दिया। देश की व्यवस्था में राजनीतिक दलों ने जाति की ऐसी दुकानदारी शुरू की जिसमें लोकतांत्रिक सिद्धांत के मूल्य ही दम तोड़ने लगे। व्यवस्था सिर्फ जाति और वर्ग में बंटने लगी और इसे बांटने वाले पूरे घमंड के साथ इसका दम भी भरने लगे। देश विकास के विभेद को झेलने लगा और विकास जाति दर जाति बदलने लगी। जाति के विकास का बड़ा दांव उस समय खेला गया जब 1989 में मंडल आयोग की सिफारिश लागू कर दी गई। ये देश के लिए वाटरशेड मूवमेंट कहा गया। वैसे लोगों को सामाजिक व्यवस्था में जगह देने की बात कही गई जो लोग विकास में पिछड़ गए थे। लेकिन हकीकत ये है कि आज भी वही राजनीतिक दल दलित विकास की वही रट लगाए हुए हैं जो मंडल आयोग की सिफारिश लागू होने के समय रही थी। मंडल आयोग ने देश की सियासत में राजनीति को एक नया समझौता दिया जिसे गठबंधन की राजनीति कही गई। 1989 से पहले देश में दलित और पिछड़ा समाज वोट बैंक के रूप में कांग्रेस का था, जो उसके बाद कांग्रेस से हट गया और कांग्रेस की देश में पूरी सियासी जमीन ही दरक गई। गठबंधन में जो भी राजनीतिक दल आए सभी ने दलित विकास की ही बात की, लेकिन दलितों का विकास नहीं हो सका। इसके कई मायने रहे और इसे बताया भी गया। जब B.R. अम्बेडकर की बात कोई भी जो है पार्टी करती है तो दलित समुदाय समझता है कि हमारे मसीहा की बात हो रही है और जो B.R. अम्बेडकर की बात को मजबूती से उनके उद्देश्य को, उनके एम को, उनके ऑब्जेक्ट को रखता है तो दलित समाज समझता है कि ये हमारे अपने हैं। फिर दलित समुदाय उनके साथ जुड़ना शुरू हो जाता है। ये सभी राजनीतिक दलों को पता है कि देश में जो दलित ताकत है उसे जीते बिना सत्ता की गद्दी पर काबिज होना नामुमकिन है और इसे हर चुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने आजमाया है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में दलितों की आबादी करीब 17% है। देश की कुल जनसंख्या में 20 करोड़ 14 लाख दलित हैं और इसी वोट बैंक को पकड़ने की सियासत आज तक चली आ रही है। देश की कुल 543 लोकसभा सीट में 80 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 41 सीट पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सभी 14 आरक्षित सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 के बाद से बीजेपी ने जिन राज्यों में अपनी सरकार बनाई वहां कुल 70 आरक्षित सीटों में से उसने 41 पर जीत दर्ज की। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि दलित जिधर गए जीत उसी की हुई। बात बीजेपी की करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कामयाबी में दलितों की अहम भूमिका रही है। इसलिए बीजेपी पसोपेश में है कि कहीं दलितों की नाराजगी 2019 में उसके लिए महंगी न पड़ जाए। बात 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती की हो या SC/ST एक्ट की, इस वोट बैंक को लेकर कोई चूक न हो, इसको लेकर बीजेपी खूब चौकन्ना रही है। अब ये तो दलित समुदाय को समझना है कि B.R. अम्बेडकर को जो समाज के अंदर पार्टियां लेकर के आती हैं, कौन सी ऐसी पार्टी है जो उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए आगे आकर के खड़ी होती है। अब दलित समुदाय भी जाग चुका है और वो सोया नहीं है। देश 2019 में नए लोकतंत्र के मायने बताने में जुटा है। बाबा की वंदना हर जगह हो रही है, जयकारा भी लग रहा है।
लेकिन जब तक देश जाति के द्वेष से बाहर नहीं आएगा, न तो लोकतंत्र का मान बढ़ेगा और न ही विकास की बात होगी। सवाल आज भी यही है कि जब भाजपा दलित विकास के लिए काम करती है, कांग्रेस भी दलित की है, बसपा का पूरा राजनीतिक वजूद ही दलित है, सपा बसपा समेत तमाम दल इसी के हिमायती हैं, तो फिर ये दलित और समाज में पिछड़े लोगों जैसे शब्द खत्म क्यों नहीं हो रहे? और इसके लिए अभी इन राजनीतिक दलों को कितना लंबा वक्त चाहिए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सियासत का तो हिस्सा बने, लेकिन उनके नाम का इस्तेमाल किस तरह की राजनीति के लिए किया जा रहा है, ये सभी जानते हैं। जब भी कोई राजनीतिक दल बाबा साहब की बात करता है तो जहन में साफ तौर पे एक तस्वीर उभर कर सामने आती है कि जातिगत राजनीति की बात चल रही है। अब सवाल इस बात का उठता है कि हमारा संविधान क्या इतना परिपक्व नहीं हुआ है कि बाबा साहब जैसी शख्सियत के नाम का इस्तेमाल जातिगत राजनीति के लिए किया जा रहा है। कैमरामैन नफीस खान के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। बसपा वो पार्टी है जो दलितों के लिए जानी जाती है। बसपा सुप्रीमो मायावती दलितों की बात करती है और भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए इस बात का जिक्र करती है कि दलितों का हित असल में बसपा से ही जुड़ा है। लेकिन बसपा अब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के फॉर्मूले पर चल रही है। प्रियंका गांधी पूर्वांचल की प्रभारी हैं और बसपा इस बात को बड़े अच्छे से जान रही है कि कैसे उनकी काट खोजी जाए, इसलिए 5 ब्राह्मण प्रत्याशियों को पूर्वांचल में उतारा है। यानी बसपा जिसने दलितों से अपनी राजनीति शुरू की और देश में दलितों की सबसे बड़ी पार्टी कही जाती है, अब वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती है और वो अब ब्राह्मण के सहारे आगे बढ़ना चाह रही है। यानी दलित और ब्राह्मण का गठजोड़। मायावती के भरोसेमंद 5 पंडित जी। ब्राह्मण चेहरों पर माया ने चला दाग। माया के 5 पंडित जीत पाएंगे चुनाव। ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी दिल्ली जाएगा। 5 चेहरों से पूरे यूपी को साधेंगी माया। 2009 में माया की जो आस अधूरी रह गई थी, उसको 2019 में पूरी करने की तैयारी है। मायावती ने 2007 के विधानसभा चुनाव में जो सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला बनाया था, उसने यूपी की सत्ता तो दिलवा दी थी, लेकिन 2009 में दिल्ली जाने का सपना अधूरा रह गया था। एक नारा लगा था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा और हाथी दिल्ली जाएगा। शंख तो बजा, लेकिन हाथी दिल्ली नहीं जा पाया। 2009 के बाद 2014 का लोकसभा चुनाव आया, जिसमें मोदी लहर में माया को एक भी सीट नहीं मिली। लेकिन इस बार मायावती ने फिर से सोशल इंजीनियरिंग का जबरदस्त फॉर्मूला तैयार किया है और गठबंधन के खाते में आई 28 सामान्य सीटों में से 5 सीटों पर मायावती ने ब्राह्मण प्रत्याशी उतारे हैं। गठबंधन के कारण दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोट तो मिल जाएंगे, लेकिन अगर इसमें ब्राह्मण वोट बैंक भी जुड़ जाए तो बात बन सकती है। शायद इसीलिए माया ने 5 ब्राह्मण प्रत्याशियों को टिकट दिया है। देखिए, ये तो पिछली बार से कई बार से देखा जा रहा है कि एक शिफ्ट हुआ है उनका। जिन चीज़ों को लेके कांशीराम जी चले थे, उसके बाद से उन्होंने जो है वो सवर्णों को लुभाने का काम किया है और वो कोशिश कर रही हैं। तो बिसाइड्स अगर देखा जाए तो ये लोकतंत्र है, वो चाहे जिसको टिकट दें। तो दोनों चीज़ें कहा जा सकता है। एक तरफ वो लुभाने की कोशिश कर रही हैं कहीं ना कहीं, और जो जातीय समीकरण जिसमें बीएसपी माहिर है वो देखकर टिकट देना, वो तो काफ़ी उनका रहा है। तो उसी तरह से वो काम कर रही हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस सीट से बसपा ने किस ब्राह्मण चेहरे को उतारा है। सीतापुर लोकसभा सीट से नकुल दुबे को टिकट मिला। भदोही लोकसभा सीट से रंगनाथ मिश्रा को टिकट मिला। संत कबीर नगर लोकसभा सीट से भीष्म शंकर तिवारी को टिकट मिला। अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से रितेश पांडे को टिकट मिला।
प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से अशोक कुमार त्रिपाठी को टिकट मिला। बसपा के साथ पुराने समय से जुड़े कई बड़े चेहरे अब मायावती के साथ नहीं हैं, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा का आज भी बीएसपी में बड़ा कद है। सतीश मिश्रा का कद बढ़ाकर मायावती ने ब्राह्मणों को ये संदेश दिया है कि बसपा उनके हितों का भी ख्याल रखती है और 2007 में मायावती का सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला काम भी कर चुका है। 2009 का दलित ब्राह्मण गठजोड़ वाला समीकरण भले ही काम नहीं कर पाया था, लेकिन अब उसको एक बार फिर से मायावती ने दोहराने की तैयारी की है और शायद यही वजह है कि बसपा में अधिकतर लोकसभा चुनाव के प्रभारी भी ब्राह्मण वर्ग से बनाए गए हैं और उसमें भी 6 ब्राह्मणों को सिर्फ पूर्वांचल में प्रभारी बनाकर मैदान में उतारा गया है और अब 5 ब्राह्मणों को टिकट देकर मायावती ने बीजेपी के बेस वोट में सेंध लगाने की चाल चली है। मायावती ने 5 ब्राह्मण चेहरों को प्रत्याशी बनाकर कांग्रेस की प्रियंका गांधी की भी काट निकाल ली है। कांग्रेस ने पूर्वांचल में बीजेपी के वोटों को हासिल करने के लिए ही प्रियंका गांधी को खासतौर पर पूर्वांचल का प्रभारी बनाया है और अब मायावती ने भी 5 ब्राह्मणों को टिकट देकर दांव चल दिया है। सभी पार्टियों की नजर पूर्वांचल के ब्राह्मणों पर है और अब देखना है कि ब्राह्मण सत्ता तक पहुंचाने के लिए इस बार किस पार्टी के लिए शंख बजाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। हुकूमत 2019 में आज भारत समाचार ने बात की दलितों की और दलितों पर होने वाली सियासत की और उनकी भूमिका की कि कैसे वो सत्ता का खेल बिगाड़ भी सकते हैं और सत्ता का खेल बना भी सकते हैं, लेकिन दलितों की हित की बात करने वाला कोई नहीं दिखा और दिखा तो बस चुनाव के जीतते वक्त। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।